बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम SHM का लेक्चर नंबर 2 टर्म्स एसोसिएटेड विद SHM कि जब कोई बॉडी SHM परफॉर्म करेगी, ऑसिलेशन करेगी, उसके साथ कुछ टर्म्स जब एसोसिएट होती हैं तो पहले हमें उन टर्म्स को समझना पड़ता है, फिर जाके हम SHM और ऑसिलेशन को जब समझ पाते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अब जो पहली जो टर्म है जो SHM या ऑसिलेशन के साथ लिंक्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। सो फर्स्ट टर्म इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन, और वी कैन से दैट इट्स साइकिल, or we can say that revolution. So this is a first term. So what is meant by vibration or cycle or revolution? अब नाम से ज़ाहिर है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और इसको हमने यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ करिए एक बांधा हुआ एक स्ट्रिंग के साथ और हैविंग अ बॉब। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से पकड़ के डिस्प्लेस करता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको जब वो यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक हो गया, मैं इसको यहाँ पे ले आया। अब मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ, ठीक है जी। अब ये पहले यहाँ पड़ा हुआ था, इसको बोलेंगे मेन पोजीशन, ठीक है ना। ये वाली जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं बेटा मेन पोजीशन, या बाज़ औक़ात इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम भी दे सकते हैं। ओके, अब मैं इसको मेन पोजीशन से हटाकर मैं इसको यहाँ पे ले आया, और ये जो पोजीशन है ये बेटा इसकी कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब इंतहाई पोजीशन, कि आप मेन पोजीशन से कितना मैक्सिमम दूर गए हो, तो वो जो पोजीशन है ना वो कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गया यहाँ तक, और मैंने यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया। अब ये जब इसको मैं यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ये बॉब इधर मूव करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अपने इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे रुकेगी नहीं, बल्कि ये फर्दर आगे मूव कर जाएगी। और फ़र्ज़ कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ तक आ जाता है, मूव करता करता ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक आ गया, ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये इसकी ए पोजीशन है और ये जो है इसकी जो है वो दूसरी पोजीशन है। अब क्या होगा, ये फर्दर आगे मूव कर जाएगा, ये इधर आगे मूव कर जाएगा, और फिर ये इधर वापस आएगा, फिर ये वापस आएगा इधर, ठीक है, और फिर ये दोबारा ए पोजीशन तक पहुंच जाएगा। तो ये ए पोजीशन से चला और बी पोजीशन तक गया और फिर वापस ए पोजीशन तक आ गया। इसने अपना एक चक्कर मुकम्मल किया, ठीक है। तो ये जो इसने एक चक्कर लगाया है ना, इसी चक्कर को हम नाम दे देते हैं रेवोल्यूशन, वाइब्रेशन, साइकिल। सो वाइब्रेशन इज़ नथिंग, इज जस्ट अ मुकम्मल चक्कर, अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, अ कंप्लीट साइकिल, अ कंप्लीट वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन इज़ नथिंग, इज जस्ट अ कंप्लीट ट्रिप, कि कोई ऑब्जेक्ट अपना एक मुकम्मल सफ़र तय करता है, एक मुकम्मल चक्कर तय करता है, एक मुकम्मल अपनी ट्रिप जब वो करता है, उसी को हम नाम दे देते हैं, दैट इज़ वाइब्रेशन। इज़ इट क्लियर? सो वाइब्रेशन इज़ आ कंप्लीट ट्रिप, उसको हम बोलते हैं वन साइकिल या वन रेवोल्यूशन। अगर ऑब्जेक्ट ए से दोबारा ए पर आया है तो इसका एक चक्कर कहलाएगा, एक रेवोल्यूशन, एक वाइब्रेशन कहलाएगी। फिर ये दोबारा आता है, फिर वापस ए पे आता है, ये उसकी सेकंड जो वो वाइब्रेशन कहलाएगी। इसी तरह दोबारा फिर वो ए से ए बी और बी से ए तक जाता है, तो फिर उसकी थर्ड वाइब्रेशन कहलाएगी। तो एक वाइब्रेशन जहाँ से छोड़ा और दोबारा वहाँ पर आ गया, ये उसकी वाइब्रेशन ए कहलाएगी, ठीक है। या तो आप उसको ए पे लाके छोड़ दो या बी पे लाके छोड़ दो। तो अगर बी से हम बी पे लाके छोड़ते हैं तो वो ए पे आएगा, फिर बी पे वापस आएगा, तो बी पर जब वो वापस आएगा तब उसको मानेंगे उसका एक चक्कर मुकम्मल हुआ है, उसकी एक वाइब्रेशन मुकम्मल हुई है, उसका एक साइकिल मुकम्मल हुआ है, उसका एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हुआ है। इज़ इट क्लियर? सो वाइब्रेशन इज़ नथिंग, इट जस्ट अ
कंप्लीट ट्रिप, अ कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अ कंप्लीट राउंड, यानी कि इसके अराउंड एक मुकम्मल जो चक्कर होता है, अ कंप्लीट राउंड ट्रिप, इसको हम बोलते हैं बेटा 1 रेवोल्यूशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद वाइब्रेशन नंबर 2, वाइब्रेशन हैज़ नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये एक क्वांटिटी नहीं है, ये जस्ट एक सफ़र का नाम है जो ऑब्जेक्ट अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में वो सफ़र तय करता है। ठीक है, तो उसी चक्कर को हम नाम दे देते हैं वाइब्रेशन। सो दैट्स वाई इट हैज़ नो यूनिट। ना इसका कोई स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सिंबल भी कोई नहीं है। ठीक है ना। आल्सो इट हैज़ नो सिंबल, इसका कोई सिंबल भी नहीं है। इज इट क्लियर। तो ये है बेटा 1 वाइब्रेशन, ये फर्स्ट टर्म है जी वाइब्रेशन की। उसके बाद अगली टर्म की तरफ चलते हैं, एंड द सेकंड टर्म इज़ कॉल्ड बेटा एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, एम्पलीट्यूड क्या होता है। जैसे ऊपर वाली हमने एग्जांपल देखी है अभी कि सिंपल पेंडुलम में हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया था, उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया था। ये उसकी थी मेन पोजीशन। ये मैं डॉटेड बना रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिस्प्लेस कर चुके थे, वो पहले यहाँ पे था, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड बनाया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिस्प्लेस कर देता हूँ फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। इसकी मेन पोजीशन से मैं इसको जब वो डिस्प्लेस कर देता हूँ। अब डिस्प्लेस करके मैं अगेन एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाता हूँ, यहाँ तक ले जाता हूँ, या अगर मैं इसको पकड़ के इधर ले आता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ किसी भी डायरेक्शन में, यानी उसकी मेन पोजीशन से एक तरफ, इस तरफ या इस तरफ, आइदर हियर और हियर। ठीक है, तो मैं इसको फ़र्ज़ करें यहाँ पर भी ला सकता हूँ, इसकी मेन पोजीशन से पकड़ के। ये हो गया। ओके, सो लिसन, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सबसे पहले तो ये एक डिस्टेंस का नाम है, एक डिस्प्लेसमेंट का नाम है। डिस्टेंस नहीं कहना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कहना चाहिए। सो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट? फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। बस कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी कि फ्रॉम द मेन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑन आइदर साइड, यानी कि मेन पोजीशन से एक तरफ का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, मेन पोजीशन से इस तरफ का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मेन पोजीशन से इस तरफ का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लेफ़्ट या राइट का, किसी एक तरफ का ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको हम ज़ाहिर करते हैं x0 से। ठीक है, सो व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड? सो एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑन आइदर साइड इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अगर हम बॉडी को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये इसकी इंतहाई पोजीशन है। ठीक है, तो इंतहाई पोजीशन और मेन पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर? और इसका सिंबल फिर हमने क्या बना दिया? इसका सिंबल होता है x0।
इसका सिंबल होता है, याद रखिएगा। एम्पलीट्यूड जो क्वांटिटी है, वाइब्रेशन इज़ नॉट अ क्वांटिटी, एम्पलीट्यूड इज़ अ क्वांटिटी एंड वी कैन मेजर इट। ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। सो एम्पलीट्यूड का जो सिंबल है वो बेटा है x0। उसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, यूनिट, हाँ जी, यूनिट क्या होना चाहिए, चूँकि ये एक डिस्प्लेसमेंट है और हर तरह के डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बेटा क्या होता है, मीटर। सो यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज़ मीटर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर से कि एम्पलीट्यूड बेसिकली एक मेन पोजीशन से एक तरफ का मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम बेटा नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। इज़ इट क्लियर? इसका सिंबल होता है x0 और इसकी जो मेजरमेंट होती है वो मीटर्स में होती है, यानी कि इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। ओके, ये हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे एक और टर्म इसी के साथ रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने बोला है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, बल्कि लिखनी चाहिए मुझे यहाँ पर, तो मैं अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ। डेफिनेशन में क्या लिखूँगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड। ठीक है, कि मेन पोजीशन से एक तरफ की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी उसी को हम नाम देंगे क्या बेटा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ा, मतलब मैं उसको यहाँ पे नहीं लेके आया, मैं उसको कहीं यहाँ पे ले आया। ठीक है ना, फ़र्ज़ करें कि ये, अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। अब इसकी बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैं इस पेंडुलम को यहाँ पे लाके छोड़ सकता हूँ, मैं इस पेंडुलम को यहाँ पे लाके छोड़ सकता हूँ, मैं इस पेंडुलम को यहाँ पे लाके छोड़ सकता हूँ, मैं इस पेंडुलम को यहाँ पे लाके छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको फ़र्ज़ करें पोजीशन ए, ओ से मैं ए तक भी छोड़ सकता हूँ, पोजीशन बी तक भी छोड़ सकता हूँ, सी तक भी छोड़ सकता हूँ और डी तक भी छोड़ सकता हूँ। अब जाकर ओ से लेकर ए तक ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बेटा, ओ से लेकर ए तक ये भी एक डिस्प्लेसमेंट का नाम है। ओ से लेकर बी तक ये भी एक डिस्प्लेसमेंट का नाम है, सी तक ये भी एक डिस्प्लेसमेंट का नाम है और डी तक ये भी एक डिस्प्लेसमेंट का नाम है। ठीक है, लेकिन इन तमाम डिस्प्लेसमेंट में से एक डिस्प्लेसमेंट ऐसा है जो मैक्सिमम है, तो उस मैक्सिमम वाले डिस्प्लेसमेंट का नाम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो बाकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे उसको हम, या उसको आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम भी दे सकते हो। यानी कि ए पे लाके छोड़ा तो ओ से लेकर ए तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, या ओ से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, ओ से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सिंपल आर्म डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे, या उसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन इन तमाम डिस्प्लेसमेंट में से एक डिस्प्लेसमेंट ऐसा है जो मैक्सिमम है, तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट का नाम x0 होगा, और बाकी जो तमाम डिस्प्लेसमेंट है उनको हम सिंपल x से ज़ाहिर करेंगे, x से ज़ाहिर करेंगे, x से ज़ाहिर करेंगे। हाँ जी, अब बात समझ में आई कुछ? हैं ये भी सारे डिस्प्लेसमेंट हैं, लेकिन इनमें से एक डिस्प्लेसमेंट है जो मैक्सिमम होगा, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले का नाम जब हमने रखा हुआ है एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया, तो बाकी जो सारे डिस्प्लेसमेंट होंगे उसको हम नाम दे देंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो उनका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होगा,
मीटर होगा। हर तरह के यूनिट्स, हर तरह के डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो एम्पलीट्यूड का यूनिट भी डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी एम्पलीट्यूड का यूनिट भी मीटर है, और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स का यूनिट भी क्या होगा, मीटर्स कहलाएगा। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ कि व्हाट इज़ मेंट बाय एम्पलीट्यूड। तो ये था एम्पलीट्यूड के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो है वो टर्म के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अच्छा, एक एम्पलीट्यूड के रिलेटेड इसी का एक और छोटी सी बात माइंड में आ गई, वो भी साथ क्लियर कर लें। वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड के दरमियान एक छोटा सा रिलेशन, ठीक है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट एक वाइब्रेशन या एक साइकिल या एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करता है तो वो कितना एम्पलीट्यूड कवर करता है। हाँ, ये एक नोट के तौर पर एक छोटी सी बात आ गई माइंड में। नोट क्या है कि इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, इन वन वाइब्रेशन का मतलब क्या होगा कि जहाँ से छोड़ा ऑब्जेक्ट दोबारा फिर वहीं पे आ गया, उसको बोलेंगे वन वाइब्रेशन। सो इन वन वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट कवर्स 4x0। हाँ जी, ये मैंने क्या बोल दिया कि एक वाइब्रेशन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, 4x0 जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, अब इस बात को ज़रा समझ लेते हैं यहाँ से कि जैसे ये मैंने जो है वो बनाया सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं, इसको बनाना भी आसान है डायग्रामिकली। तो ये हमारे पास था जी इसका मेन पोजीशन, ठीक है जी, और ये इसकी है जी एक्सट्रीम पोजीशन 1, और ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन 2, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं ओ बोल देता हूँ। अब जब मैं इसको अब एक वाइब्रेशन मुकम्मल करवानी है ना, तो चाहे उसको ए से छोड़ दो या उसको बी से छोड़ दो। फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको ए से छोड़ता हूँ, तो ए पे मैं ला के उसको छोड़ा, तो ए से लेकर ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा, सोचो ज़रा। ए से छोड़ा और ओ तक आया, तो ए से लेकर ओ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x0, ठीक है ना। ओ से लेकर यहाँ तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसका नाम क्या हमने रखा हुआ है, x0 रखा हुआ है। तो ओ से लेकर ए तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का x0 होगा, ठीक है। तो ये होगा एक x0। फिर ये दोबारा इधर आएगा, तो ओ से लेकर बी तक गया, तो कितना x0 हो गया, ये दूसरा x0 हो गया, ठीक है। ए से लेकर ओ तक एक x0, फिर ओ से लेकर बी तक एक और x0, फिर ये वापस आएगा, ओ बी से लेकर ओ तक ये वापस आएगा, अगेन x0 और मुकम्मल कर लेगा, और फिर जो है वो ये इधर आएगा ओ से लेकर ए तक, तो अगेन एक और x0 मुकम्मल कर लेगा। तो इस तरह इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया अपनी एक वाइब्रेशन में, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया। हाँ जी, तो वही मैंने ऊपर लिखा है 4x0। डिस्टेंस कैसे मापोगे, डिस्टेंस को हम कैसे मापते हैं कि सारा टोटल पाथ को आप उसकी मेजरमेंट कर लें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x0 है, फिर वापस आया x0 है, फिर इधर वापस गया x0 है। ये सारे x0 को आप मेजर कर लो, इस टोटल पाथ की लेंथ को आप मेजर कर लो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। सो इन वन कंप्लीट रोटेशन इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, वो हमारे पास क्या होगा, x0। लेकिन एक कंप्लीट वाइब्रेशन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्लास 9th में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस इसका 4x0 है। तो व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, ज़रा डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताइए ज़रा, कि जहाँ से बॉडी चली दोबारा फिर वहीं पे आ गई, जिथे दी खोती उत्थे अन खलोती, पंजाबी में मुहावरा है ना कि जिथे दी खोती उत्थे अन खलोती। खैर, तो ऑब्जेक्ट जो है वो जब किसी क्लोज्ड पाथ पे मूव करता है, ये क्लोज्ड पाथ ही बन जाएगा इस बॉडी के, जहाँ से चला दोबारा फिर वो वहीं पे आ गया। तो क्या उसने पोजीशन चेंज की, जहाँ से चला था ए पे फिर वापस ए पर आ गया, तो चेंज इन पोजीशन हुआ, नो हुआ,
इसका मतलब अगर चेंज इन पोजीशन नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाएं साथ साथ, ठीक है। सो द डिस्टेंस विल कवर इन वन कंप्लीट रोटेशन 4x0 एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा यहाँ तक। तो ये था एम्पलीट्यूड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अगली टर्म की तरफ, और अगली टर्म जो है वो क्या होती है बेटा, वो होती है टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड, ये जो टॉपिक्स है ना आज का, ये सारा MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल है। ये इसमें कोई अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है। लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। आपको पता कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो टाइम पीरियड, नाम से ज़ाहिर है बेटा टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम होगा भाई, और क्या होना है, ठीक है। कैसा टाइम सर, ये वो टाइम होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी मुकम्मल वाइब्रेशन मुकम्मल करने में लगाता है, ठीक है। फिर से व्हाट इज़ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज़ अ टाइम, कैसा टाइम, तो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने पर जो टाइम लगता है, ठीक है ना। बॉडी यहाँ से चलेगी, दोबारा यहाँ पर आएगी, फिर वापस आएगी, इसको कोई टाइम तो बीतेगा ना, टाइम तो लगेगा ना इसको एक मुकम्मल वाइब्रेशन करने के लिए, तो उसी टाइम का नाम होता है बेटा टाइम पीरियड, ठीक है। अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज व्हाट, टाइम required to complete one vibration या वन साइकिल या वन रेवोल्यूशन, ठीक है जी। तो टाइम पीरियड जो होता है वो ऐसा टाइम होता है जो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में लगता है, उसी को बेटा हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी सिंपल पेंडुलम की बात कर दें या किसी भी मोशन की बात कर दें जिसमें एक चक्कर मुकम्मल हो रहा होता है, जैसे अर्थ का सन के अराउंड मूव करना या किसी बॉडी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करना, तो यूनिफॉर्म सर्कल मोशन जब भी बॉडी करती है तो जहाँ से वो चलती है दोबारा फिर वो वहीं पे आ जाएगी, तो उसका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, तो उसको एक चक्कर मुकम्मल करने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। और बोलो ना यार ठीक है कि नहीं ठीक, बोलते नहीं यार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हेलो, बल्कि आपकी आवाज़ मुझे कैसे आएगी यार, आप तो बहुत दूर बैठे हुए हैं आपकी आवाज़ आ सकती है अगर आप कमेंट बॉक्स में यस यस का जब वो कमेंट जब वो सेंड कर देंगे मुझे आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड, जैसे कि ये हमारे पास फिर से वही पेंडुलम नहीं जान छोड़ रहा यार, इस पूरे चैप्टर में ये नहीं जान छोड़ेगा आपका तो ये हमारे पास हुआ जी सिंपल पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से चला भाई, यहाँ से चला, इधर चला, मैं इधर चला, ओहो मैं नहीं, पेंडुलम चला, ठीक है ना। पेंडुलम इधर से इधर चला, फिर वो इधर चला। अब इस पूरे टाइम पीरियड को मुकम्मल करने में उसको जो टाइम लगा उसको हम टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। ए पॉइंट से चला, फिर बी पॉइंट पर आया, फिर ए पॉइंट पर गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी के साथ, ठीक है। इसका हमने एक सिंबल बना लिया, सिंबल इज़ व्हाट, कैपिटल टी। ये बात याद रखिएगा, टाइम पीरियड जो होगा ना उसका सिंबल हमेशा कैपिटल टी होगा। अच्छा, दो तरह के टाइम चलते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल, अभी तक हमने जो टाइम पीरियड टाइम जो है वो पढ़ा था उसका सिंबल हमने पढ़ा क्लास 9th में, उसको हम स्मॉल टी से ज़ाहिर करते आए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम है ना टाइम पीरियड, ये एक वाहद ऐसा टाइम है जिसको हम हमेशा कैपिटल टी से ज़ाहिर करेंगे,
ठीक हो गया। अब मैं इसको आपको अभी मैं डिटेल के साथ इसको समझाता हूँ कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया इसका सिंबल। इसका यूनिट क्या होगा? तो हर तरह के टाइम का यूनिट बेटा क्या होगा? क्या होगा? सेकंड होगा सर। यस, हर तरह के टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होगा, हर तरह की फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, हर तरह के डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा, हर तरह की स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। सर ये क्या कहानी सुनाई जा रहे हैं आप हमें? ओके, तो ये टाइम पीरियड हो गया। अब इसको ज़रा गौर से समझिएगा। अब अगर मैं एक से सर्कल बनाता हूँ, दुआ करना प्यारा सा सर्कल बन जाए, जैसे कि मैं प्यारा सा हूँ। सर आप तो प्यारे नहीं हैं सर। हूँ हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो ये हमारे पास है जी एक सर्कल। यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चला पोजीशन पॉइंट ए से, पॉइंट ए से चलता है, फिर वो पॉइंट बी पर आता है। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट हमारे पास है बी, फिर वो पॉइंट सी है। अब मैं फ़र्क आपको समझाने लगा हूँ। कैपिटल टी में और स्मॉल टी में फ़र्क होता है। यस, फिर मैं इस पॉइंट डी पे चला, फिर मैं पॉइंट ई पे आया, ठीक है, और पॉइंट एफ पे आया, और दोबारा मैं ए पे आ गया। अब जब मैं ए से चलूँगा, कोई ऑब्जेक्ट ए से चला, दोबारा फिर वो ए पर आ गया, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो ए से चला, दोबारा फिर ए पे आ गया, उसको कोई टाइम लगेगा, ठीक है। और वो जो टाइम है, मान लीजिए वो टाइम है जी 5 सेकेंड्स, ठीक है। कितना टाइम लगा उसको? 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड मान लें। 10 कह दें, उसको 10 कह देते हैं आसानी के लिए। 5 छोटा सा टाइम पीरियड हो जाएगा। मान लीजिए उसको 10 सेकंड लगे, एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ मैं आपको। 10 सेकंड लगते हैं, ठीक हो गया। 10 सेकंड्स में यानी कि वो दोबारा ए पर आ जाता है, फिर अगले 10 सेकंड में वो दोबारा ए पर आ जाएगा, फिर अगले 10 सेकंड में, मतलब अगली वाइब्रेशन में, अगली साइकिल में, वो हर साइकिल को वो 10 सेकंड में मुकम्मल कर रहा है। हर वाइब्रेशन को, हर रेवोल्यूशन को वो क्या कर रहा है? अच्छा, वर्ड वाइब्रेशन और रेवोल्यूशन और साइकिल का मीनिंग तो एक जैसा है, लेकिन वाइब्रेशन हम तब लफ्ज़ बेटा यूज़ करेंगे जब हम जो वो कोई एक स्ट्रेट पाथ लगभग या कोई स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं, और रेवोल्यूशन और साइकिल तब हम यूज़ करेंगे जब हम कोई सर्कुलर पाथ में की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मतलब दोनों का सेम ही है, लेकिन जब वो सिचुएशन डिफरेंट है। वाइब्रेशन हम एक आलमोस्ट स्ट्रेट लाइन वाली मोशन के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वाइब्रेशन, ठीक है। पेंडुलम यहाँ से चला, फिर वो वहाँ पर आ गया, तकरीबन ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वाइब्रेशन। लेकिन अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे फिर वाइब्रेशन एक सूटेबल वर्ड नहीं कहलाएगा, यहाँ पे हम कहलाएगा रेवोल्यूशन या साइकिल। मतलब दोनों का सेम होगा, लेकिन सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ओके, तो मैंने बोला कि वो ए से चला और दोबारा फिर वो ए पर आ गया, तो 10 सेकंड उसको लगते हैं, ठीक है। हर एक चक्कर मुकम्मल करने में उसको एक फिक्स्ड टाइम लग रहा है। दैट फिक्स्ड टाइम इज़ कॉल्ड 10 सेकंड, ठीक है। तो ये जो उसको फिक्स्ड टाइम लग रहा है ना, इस फिक्स्ड टाइम का नाम है टाइम पीरियड। कि हर एक चक्कर मुकम्मल करने में उसको एक यूनिक टाइम लगता है, एक यूनिक टाइम लगता है, एक फ़िक्स टाइम लगता है। उस यूनिक और फिक्स टाइम का नाम टाइम पीरियड है, ठीक है। तो टाइम पीरियड किसी भी रेवोल्यूशन के लिए कैसा रहता है? यूनिक रहता है, ठीक है, फिक्स्ड रहता है, ये चेंज नहीं होता। लेकिन एक टाइम पीरियड और एक टाइम और भी, जब बॉडी ए से चली और वो बी पर आई, इसको ए से बी तक आने में भी कोई ना कोई टाइम तो रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। मान लीजिए उसको 2 सेकंड लगते हैं यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, फिर बी से सी तक गया, तो बी से सी तक जाने में भी उसको कोई ना कोई टाइम तो रिक्वायर्ड होगा। लेकिन ये जो टाइम यहाँ पर पहुँचेगा, वो टाइम यहाँ के टाइम से मुख्तलिफ होगा। मान लीजिए कि बी पॉइंट पर जब वो बॉडी आई, उसको कितना टाइम लगा? उसको टाइम लगा बेटा एट बी, ठीक है, एट बी उसको कितना टाइम लगा बेटा? 2 सेकंड्स। फिर जब वो बी से सी तक गई, बी से सी तक गई, उसको टाइम लगा, मान लीजिए जब वो 3 सेकंड्स का लगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 सेकंड्स थे और यहाँ पे चले 3 नहीं 4 कर देते हैं, 4 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, ठीक हो गया। फिर वो डी तक गया, उसको सेकंड लगे 6। यानी कि आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट टाइम वेरी कर रहा है। 2 सेकंड लगते हैं, फिर 4 सेकंड लगते हैं, फिर 6 भी लग सकते हैं, फिर 8 लगेंगे। यानी कि ये टाइम कैसा है, ये टाइम वेरी कर रहा है, तब्दील हो रहा है, ठीक है। इसी एक चक्कर के दौरान एक टाइम कैसा है, फिक्स्ड है, जो कि ए से चलती है बॉडी ए पे आ जाती है, वो टाइम हमेशा फिक्स रहता है, यूनिक रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन इसके अलावा एक और टाइम है जब बॉडी अपना छोटे छोटे पाथ कवर कर रही होती है, ए से लेकर बी तक आ रही होती है, फिर बी से सी तक आई है, तो बी पर आने पे उसको जो टाइम लगा वो 2 सेकंड का है, और सी तक आने में जो टाइम लगा उसको वो 4 सेकंड का है। तो बी और सी का टाइम कैसा हो गया, वेरी हो गया, चेंज हो गया। यानी कि यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो चेंजिंग टाइम है, ठीक है। ये जो टाइम है ना, जो बार बार चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, इस टाइम का नाम सिंपल टाइम है, या इसको बोल सकते हैं वेरिएबल टाइम है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल टाइम, वेरिएबल टाइम, ठीक है। फिर से एक टाइम वो है जो यूनिक है, जो एक मुकम्मल चक्कर करने में सर्फ होता है, खर्च होता है, वो टाइम फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा एक और टाइम भी है जो कि हर पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस टाइम को हम बोलेंगे वेरिएबल टाइम या सिंपल टाइम। इसको हम जाहिर करेंगे स्मॉल टी के साथ, और इसको हम जाहिर करेंगे कैपिटल टी के साथ। हाँ जी, अब समझ में आया कि स्मॉल टी और कैपिटल टी में क्या फ़र्क है। तो 9th क्लास में आप जितने भी टाइम पढ़ते आए हो, वो आप देख सकते थे कि वो चेंज होते थे, वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते थे। इस वजह से हम वहाँ पर जितने भी हमने टाइम को जब वो सिम्बॉलिकली लिखना चाहा, वो हमने स्मॉल टी लिखा, ठीक है। तो कैपिटल टी एक यूनिक टाइम के लिए होगा और स्मॉल टी एक वेरिएबल टाइम के लिए होगा। सो आई होप कि आपको इन दोनों टाइम के बारे में जब वो बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन दोनों टाइम में क्या फ़र्क होता है। तो ये बेटा टाइम पीरियड के मतलब, अच्छा मैंने इसका यूनिट मैंने बताया नहीं, इसका यूनिट क्या होता है, टाइम पीरियड का यूनिट लिखा कि नहीं लिखा, हाँ लिखा हुआ है। ये इसका यूनिट सेकंड है और सिंबल इसका टी है, ये इसकी डेफिनेशन रही। और ये दोनों में मैंने आपको फ़र्क बता दिया कि स्मॉल टी और कैपिटल टी में क्या फ़र्क होता है भाई। हाँ जी, आगे चले बेटा। ओके जी, आगे चल जाते हैं, आगे चलते हैं जी अगली टर्म की तरफ। अगली जो टर्म है ना बेटा, वो कहलाती है आपकी, क्या कहलाएगी सर, क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड तो हो गया, फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ यस, फ्रीक्वेंसी, 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 फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया बेटा फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, सिंपल है कि देखो हमने पहले वाइब्रेशन को पढ़ा, तो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो जब ये बॉडी वाइब्रेट करती है तो इसको कोई ना कोई टाइम लगता है, ठीक है। अब अगर हमें टाइम को कर दें फिक्स्ड, मान लीजिए हम टाइम कर देते हैं जी 1 सेकंड, ठीक है, टाइम कितना कर देते हैं, 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड में कोई बॉडी जितना भी वाइब्रेट कर ले, जितना भी वाइब्रेशन मुकम्मल कर ले, जितनी भी साइकिल्स मुकम्मल कर ले, जितनी भी रेवोल्यूशन मुकम्मल कर ले, जितनी भी ऑसिलेशन मुकम्मल कर ले 1 सेकंड में, इसमें टाइम की शर्त क्या हो गई, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कोई भी बॉडी जितनी बार वाइब्रेट कर लेगी, जितनी बार ऑसिलेट कर लेगी, जितनी भी साइकिल्स मुकम्मल कर लेगी, जितनी भी रेवोल्यूशन मुकम्मल कर लेगी, उस 1 सेकंड में मुकम्मल होने वाली वाइब्रेशंस की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग, इज जस्ट अ नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इट्स अ नथिंग, it's just number of vibration, बट शर्त क्या है? वाइब्रेशन इन 1 सेकंड।
कि 1 सेकंड में होने वाली वाइब्रेशन का नाम फ्रीक्वेंसी है। सिंपल, ठीक है। तो फिर से जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास 2 पेंडुलम हैं, मान लीजिए कि ये मेरे पास 2 पेंडुलम हैं, एक पेंडुलम यहाँ पे है, ठीक है जी, और इसको मैं वाइब्रेट करवाता हूँ। फिर एक मेरे पास और पेंडुलम है और इसको भी मैं जब वो वाइब्रेट करवाता हूँ। अब दोनों को मैं 1 सेकंड देता हूँ, दोनों को मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि 1 सेकंड में ये जो पेंडुलम है ना, ये सिर्फ अपना एक ही चक्कर मुकम्मल कर पाता है, एक ही वाइब्रेशन कर पाता है, एक ही ऑसिलेशन कर पाता है, ठीक है। यानी कि ये अपना एक साइकिल मुकम्मल करता है, ठीक हो गया। और इसको देखता हूँ तो ये जो है, मान लीजिए कि ये 2 सेकंड 2 अपने वाइब्रेशन मुकम्मल कर लेता है। मान लीजिए, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ ना, 2 साइकिल्स, ठीक है। दोनों के लिए टाइम मैंने कितना दिया था, दोनों के लिए मैंने टाइम दिया था 1 सेकंड्स। 1 सेकंड में मैंने देखा कि दोनों पेंडुलम जो हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो एक ही चक्कर मुकम्मल कर पाता है और दूसरा जो है वो 2 चक्कर मुकम्मल कर पाता है। तो किसकी फ्रीक्वेंटली ना, तेज़ी के साथ, फ्रीक्वेंटली मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंट, तेज़ी से। तो कितना कौन सा पेंडुलम तेज़ी से वाइब्रेट करना चाह रहा है या कर रहा है? आंसर है ये वाला पेंडुलम, जो कि उसकी ऑसिलेशन से हमने अंदाज़ा लगाया, उसकी वाइब्रेशन से हमने अंदाज़ा लगाया, गैस किया कि ये 2 साइकिल मुकम्मल कर रहा है और ये 1 साइकिल मुकम्मल कर रहा है, मतलब ये फ्रीक्वेंटली मूव कर रहा है। फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी, ये कम फ्रीक्वेंट मूव कर रहा है, कम फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसकी ज़्यादा है, इसकी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है। तो फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग, इट जस्ट अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन या वाइब्रेशन के साथ कैसा लिंक हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जगह तो थोड़ी है हमारे पास। सो नंबर, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि ये मिक्स ना हो जाए, ये अलग चीज़ है। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है एफ़ बेटा, ठीक है। वो सिंबल मैं बताना भूल गया शुरू में, ये मैं सिंबल यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो सिंबल है ना बेटा, वो होता है स्मॉल एफ़, कैपिटल एफ़ नहीं कहना है, इसको स्मॉल एफ़ कहना है, ठीक हो गया। कैपिटल एफ़ आपने फोर्स के लिए इस्तेमाल करना है, स्मॉल एफ़ आपने इस क्लास में फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करना है। ओके ब्रदर, तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जितनी कम होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम होंगी। जैसे एक आदमी है, ठीक है, 2 आदमी है, बल्कि एक नहीं 2 आदमी हैं, 2 आदमी हैं, वो जब वो फल वगैरह खाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि दोनों जब वो कुछ सेब वगैरह खाते हैं, ठीक है। एक आदमी जब वो 1 सेकंड में, या मान लीजिए कि हाँ 1 सेकंड में वो 5 सेब खा लेता है, ठीक है, और दूसरा आदमी जब वो 1 सेकंड में 3 सेब खा लेता है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? तो जिसकी नंबर ऑफ़ ईटिंग्स ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो जिसका नंबर ऑफ़ ईटिंग ज़्यादा होगा, जैसे कि 5 सेब खाने वाले का नंबर ऑफ़ ईटिंग ज़्यादा है, तो लिहाजा उस 5 सेब खाने वाले की फ्रीक्वेंसी कैसी मानी जाएगी? ज़्यादा मानी जाएगी, एज़ कम्पेयर टू वो आदमी जो कि 1 सेकंड में ही 3 सेब खा रहा है, उसका नंबर ऑफ़ ईटिंग, उसका नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन कैसा है? कम है। सो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इज़ फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग, इट जस्ट अ नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड, 1 सेकंड। तो यूनिट टाइम में जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगी उसी को हम फ्रीक्वेंसी का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हम एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। सो फ्रीक्वेंसी का हम एक जनरल फार्मूला यहाँ पे बना लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल्स टू, ये याद रख लें, फार्मूला हमें आगे भी काम आएगा।
सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, सारी एक ही नाम है, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी का ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन टेकन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ कि व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी जो है इसका आगे आ गया यूनिट। तो यूनिट बेटा इसका एक इसके साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, उसकी ऑनर में, हर्ट्स। हर्ट्स और सिंबल होता है कैपिटल H और स्मॉल z, ठीक है जी, HZ, ये इसका होता है सिंबल हर्ट्स का। और ये यूनिट है किसका, किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें कि 1 हर्ट्स क्या होता है, वो इसी फार्मूले से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्स है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्स है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन ओवर टाइम, तो वाइब्रेशन का तो यूनिट कोई नहीं होता, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो फिर जो हर्ट्स है वो किसके बराबर आ जाएगी, देखें यहाँ से 1 हर्ट्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन फर्ज करेगा वो एक ही वाइब्रेशन कर रही है, और सेकंड का यूनिट क्या हो गया, टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकंड। सो 1 हर्ट्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर हुआ, हाँ जी 1 हर्ट्स या सिंपल हर्ट्स किसके बराबर हुआ, ये एस ऊपर आ गया तो हमारे पास क्या बन गया, सेकंड इन्वर्स। ये भी एक बात याद रख लीजिएगा कि 1 हर्ट्स किसके बराबर होगा, सेकंड इन्वर्स के बराबर होगा। हर्ट्स किसके बराबर होगा, सेकंड इन्वर्स के बराबर होगा, ठीक है। ये हर्ट्स की डेफिनेशन है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स और 1 हर्ट्स किसके बराबर होगा, पर सेकंड के बराबर होगा, कि पर सेकंड में होने वाली ऑसिलेशन को हम 1 हर्ट्स का नाम दे देंगे, 1 फ्रीक्वेंसी का नाम दे देंगे। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, आगे बेटा चलते हैं। अगली जो टर्म है हमारे पास, अगली जो टर्म है वो क्या होगी, वाइब्रेशन भी हो गया, एम्पलीट्यूड भी हो गया, उसके बाद टाइम पीरियड भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी होगी, और कौन सी टर्म बच गई है, हाँ एक और टर्म भी आ गई हमारे पास, वेवलेंथ वाली। वेवलेंथ, यस, वेवलेंथ भी एक टर्म आएगी, उसको भी हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है। जी बेटा, वेवलेंथ के बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ को वैसे हम आगे जाके जब हम वेव्स को डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पर जाके भी हम डिटेल में देख लेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वेवलेंथ क्या होती है। बाकी ये जो मेन टर्म्स है ना, ये हैं जब हम SHM पढ़ते हैं तो यही इनका ही ज़्यादातर हमें इस्तेमाल करने को या यूज़ करना होता है, डिस्कस करना होता है। वेवलेंथ को भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो जब हम वेव्स के बारे में जाएंगे टॉपिक्स में, तो वहाँ पे हम जाके उसको डिटेल में जाके मज़ीद देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अच्छा, वेवलेंथ और वेवलेंथ पे जाने से पहले एक छोटा सा रिलेशन मैं आपको बता दूँ कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में क्या रिलेशन होता है, देखें फार्मूले को गौर से देखें। ये जो फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन ओवर टाइम, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर मैं इस टाइम को टाइम पीरियड मानकर चलूँ तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, सो इट हैज़ अ इनवर्स रिलेशन। इट मीन्स कि अगर जब वो फ्रीक्वेंसी जब वो बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर फ्रीक्वेंसी जब वो कम हो जाती है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक हो गया।
तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इसी फार्मूले को अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा टेक्निकली लिखूं, इसको हम जो वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि F = 1/T। इस फार्मूले से भी आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल पेंडुलम की। अर्थ के ऊपर जब वो फ़र्ज़ कीजिए अर्थ के ऊपर मैंने एक पेंडुलम को जो है ना वाइब्रेट करवाया। ठीक है, अर्थ के ऊपर मैंने वाइब्रेट करवाया तो उसने जब वो अर्थ के ऊपर रहते हुए उसने वाइब्रेशन मुकम्मल की, कितनी, मान लीजिए 2 वाइब्रेशन उसने मुकम्मल की। ठीक है, 2 वाइब्रेशन या 3 वाइब्रेशन उसने मुकम्मल कर ली। लेकिन अगर मैं उसी पेंडुलम को मून पे ले जाऊंगा, स्पेस में ले जाऊंगा, ठीक है, स्पेस में ले जाने पर क्या होगा? वो पेंडुलम जब मैं उसको छोड़ूंगा तो वो बिल्कुल आस्ता आस्ता से जब वो क्या करेगा? ओसिलेट करेगा। तो जब वो आस्ता आस्ता ओसिलेट करेगा तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पेंडुलम तो वही है, लेकिन एक बार अर्थ पे उसका टाइम पीरियड कैसा है? अर्थ पे टाइम पीरियड कम है, वो जल्दी वाइब्रेशन मुकम्मल कर लेता है। ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो अर्थ पे वो अपनी वाइब्रेशन मुकम्मल जल्दी कर लेता है। लेकिन स्पेस में क्या करेगा? स्पेस में जाके वही पेंडुलम जब वो देर से अपना जो वाइब्रेशन है वो मुकम्मल करेगा। यानी कि अर्थ पर उसका टाइम पीरियड कैसा है? कम। अर्थ पर उसका टाइम पीरियड कैसा है? कम। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस कैसी हो जाएंगी? बोले ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि वो जल्दी वापस आ रहा है। ठीक है, टाइम कम ले रहा है, ज़मीन पे वो टाइम कम ले रहा है और जल्दी वापस आ रहा है, मतलब अपनी जल्दी जल्दी वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा। तो जल्दी जल्दी वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। तो टाइम पीरियड कैसा है? कम। मतलब कि वो कम टाइम में वो ज़्यादा बार वाइब्रेट कर रहा है अर्थ पर। लेकिन अगर मैं उसी पेंडुलम को अगर मैं मून पे ले जाऊं या किसी स्पेस में ले जाऊं मून पे, तो वहाँ पर क्या होगा? मैं उसको यहाँ से छोड़ूंगा तो वो धीरे धीरे से ओके, तो वो धीरे धीरे से वो आस्ता आस्ता अपना जब वो चक्कर मुकम्मल करेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लेगा। जब ज़्यादा टाइम लेगा तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस भी कैसी हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन होती है। तो मून पे जाके वो जल्दी जल्दी अपनी वाइब्रेशन मुकम्मल कर रहा है? नो। तो मून पे वो बहुत ही आस्ता आस्ता से अपनी वाइब्रेशन मुकम्मल कर रहा है। तो वाइब्रेशन उसकी कम हो गई और टाइम कैसा हो गया? ज़्यादा हो गया। इज़ इट क्लियर? तो इसी वजह से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में कैसी होती हैं? इन्वर्स रिलेशन में होती हैं। इज़ इट क्लियर? अच्छा, इसी को हम ग्राफिकली भी ज़ाहिर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली भी जब वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये 2 ग्राफ हैं मेरे पास, उसी पेंडुलम के हैं। ये ग्राफ है, फिर दूसरा ग्राफ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 पीक्स बनाई है, मतलब 4 बार उसने वाइब्रेट किया होगा। इसने यहाँ पे 1 और 2 पीक्स बनाई है, मतलब उसने 2 बार वाइब्रेट किया होगा। तो ये सिचुएशन है अर्थ की कि अर्थ पर वो जल्दी जल्दी से वाइब्रेशन मुकम्मल कर रहा है। तो जल्दी जल्दी से वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा तो टाइम कैसा लगेगा? कम या ज़्यादा? कम लगेगा। ठीक है ना। जल्दी जल्दी वाइब्रेशन मुकम्मल कर रहा है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो टाइम कैसा होगा? वो टाइम ज़्यादा लगेगा, कम लेगा? कम टाइम लेगा, मतलब कि कम टाइम में वो तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन मून पे क्या होगा? मून पे वो ज़्यादा देर से अपनी वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, तो उसकी वाइब्रेशन भी कैसी हो जाएगी? कम। मतलब टाइम ज़्यादा, वाइब्रेशन कम, टाइम पीरियड ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। तो अब ये आपने देखा कि ग्राफिकली भी आप इस चीज़ को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये था रिलेशन, आपने इसको याद रखना है। एमसीक्यूज़ के लिए भी आपको आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। इसका एक एमसीक्यू भी पेपर में आया था, देखें वो एमसीक्यूज़ कैसा था। एमसीक्यूज़ आया था कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड
कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का हासिल ज़रा प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। हाँ जी, तो वो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। अगर मैं इस टाइम पीरियड को यहाँ पे ले आऊँ तो फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट टाइम इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ऑप्शन में आपको आ सकता है 0 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, वेवलेंथ के बराबर होगा या -1 के बराबर होगा, इस तरह के ऑप्शन आपको दे सकता है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के बराबर होगा। हाँ जी, इज इट क्लियर। अच्छा जी, अब उसके बाद वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय वेवलेंथ। वेव लेंथ, अब नाम से ज़ाहिर है वेव मतलब लहर, हम आगे जाके पढ़ेंगे वेव क्या होती है। लेंथ मतलब लंबाई, यानी कि वेव की जो लंबाई होती है ठीक है, वेव की जो लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली ज़ाहिर करके बताते हैं आपको कि इससे क्या मुराद है। जैसे कि ये मेरे पास एक वेव है, एक ग्राफ है, वेव नहीं ग्राफ है, पीरियोडिक ग्राफ है, पीरियोडिक ग्राफ है। ओके ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर एक और मैं ग्राफ बनाता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ, इन सब के दरमियान आपको रिलेशन बताऊँगा। ये हमारी लास्ट टर्म होगी, ठीक है जी। तो अब मैंने एक और ग्राफ बनाया, बल्कि एक और टर्म भी रहेगी हमारे पास बेटा, मुझे याद आ गया एक और टर्म भी रहती है हमारी। खैर वो भी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड नहीं सॉरी, हाँ एम्पलीट्यूड नहीं बल्कि एम्पलीट्यूड हो गया हमारे पास, यस हो गया। ओके अच्छा, अभी देखें वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ देखें, ये हमारे पास जब मैं अगर यहाँ से चलूँगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो ये मेरे पास एक वेव कहलाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये सेकंड वेव हो गई है। तो यहाँ से लेकर जहाँ से वो चली थी और यहाँ तक वो ख़त्म होती है, ये पूरी वेव की लंबाई कहलाती है, वेव की लेंथ कहलाती है, दैट इज़ वेव लेंथ। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो वेव का ये वाला जो पीक वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला पीक वाला हिस्सा और ये वाला पीक वाला हिस्सा, इन दोनों पीक्स वाले हिस्से के दरमियानी लेंथ को अगर आप मेजर कर लें तो ये कहलाएगी बेटा वेव लेंथ। क्या कहलाएगी, वेव लेंथ कहलाएगी। इसी तरह यहाँ पे वेव लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी वेव लेंथ कहलाएगी बेटा। ठीक है, ये जो पीक्स वाले हिस्से हैं ना, पीक्स वाले हिस्से या डाउनवर्ड वाले हिस्से, ये वाला डाउनवर्ड वाला पीक और ये वाला पीक वाला हिस्सा, तो इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा इसको भी हम नाम दे सकते हैं वेव लेंथ। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस बनेगा इसको हम नाम दे सकते हैं क्या, वेव लेंथ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि हम वेव्स के जब हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे तो वेव्स में हम जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे इनको हम क्या बोलते हैं। इसको हम क्रस्ट भी कहते हैं, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्रस्ट कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम ट्रफ कहते हैं। ठीक है, तो दो करीब करीब वाले जो क्रस्ट होते हैं या दो करीब करीब वाले जो ट्रफ होते हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना उसको बोलते हैं बेटा वेव लेंथ। और इसका जो सिंबल होता है वो बेटा होता है ये लैम्डा। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा। और इसका यूनिट क्या होगा, तो चूँकि ये कि लंबाई का नाम है, हाँ हर तरह की लंबाई का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो लिहाजा वेवलेंथ का यूनिट भी क्या बेटा क्या होगा, मीटर। ठीक है, इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। तो वेवलेंथ, वेव की लंबाई जो होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं।